ओवैसी जी, खास करके नुपुर शर्मा का जो विवाद है, उसके बाद आपने अभी भी कहा कि कानून का काम करेगा। नुपुर शर्मा के विवाद जो निवेदन के बाद जो कल घटनाएं देश में घटित हुई, कहीं पर शांति से विरोध। देखिए, नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? देश के कानून के लिहाज से उनको अरेस्ट करना चाहिए। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। एक एमएलए बोल रहे हैं कि ये देखिए एक्शन है, उनको पीट रहे हैं। बच्चा बोल रहा है कि मेरा हाथ टूट गया, मत मारो मेरे को। तो हमारा बोलना यह है कि चाहे कोई भी कहे, चाहे एमआईएम का आदमी भी कोई कहा होगा, देश का कानून सुप्रीम है और देश के कानून के लिहाज से ही उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि पहले उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और कानून अपना काम करे। तो देश के कानून के तहत होगा जो भी होगा। जिस प्रकार से ये कुछ महीनों से जो दंगे भड़क रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कोई करवा रहा है या कैसे? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में लोकतंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए कि हिंसा ना हो, और उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंसा ना होने दे, उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि एक सोसाइटी में वायलेंस की जरूरत नहीं और वायलेंस नहीं होना चाहिए। उसी सब हर बार हिंसा हो जाती है, उसके कुछ दिन बाद ही जो बीजेपी का निवेदन आता है, जैसे एग्जाम में भी भागवत साहब ने निवेदन दिया, नुपुर शर्मा में भी कुछ दिनों के बाद ही लिया गया एक्शन। क्या मानते हैं, ये सब हो जाने के बाद ही क्या क्यों होता है? अब आपका सवाल में जवाब है तो मैं और उसके जवाब और क्या दे। आपके सामने भी जब आपके ऊपर दिल्ली में एफआईआर हुई और भाजपा बीजेपी कहती है कि असद साहब भड़काऊ भाषण देते हैं, उसकी वजह से ये सब होता है, माहौल खराब होता है देश का, उसके बारे में क्या कहूँगा? फिर तो आप लोग नाकाम साबित हुए। अगर मैं भड़काऊ भाषण दिया तो तुम लोग छोड़ दे मेरे को। वो बीजेपी कहती है। हाँ, वो कहती है, आपने तो नहीं कहा। अगर हम कुछ बोल देते ऐसा तो आप लोग तो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक तो हमको तो आप हला कर देते। फरियाद जो आपके सामने तो ऐसा वो करे हैं, वो बैलेंस बात कर रहे हैं, वो लोग बैलेंस बात कर रहे हैं, साइड बात। तो वो इसका नाम डालो, जिसका भी नाम डाल दो। भाई, अगर मैं कोई बात बोला हूं तो आप तो दिखाते ना, अरे ये बोला था, ये ऐसा इस जगह पर बोला था। ये तो आपकी नाकामी है। फिर कहां बताइए? हम उत्तर प्रदेश में मैं 180 सभाएं किया। एक बता दो, वो इलेक्शन कमीशन का कानून है, हमारे भाषण को हर पार्टी लीडर को इलेक्शन कमीशन का कैमरा होता है, तो कोई कंप्लेन नहीं कर सका उसके ऊपर। इतना हम ऐसी बात करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो भी हमको कहना है और कहना जरूरी है, वो कानून के दायरे में रहकर आपको कहना है। आपको कानून के दायरे में रहकर कहिए, आपको संविधान इस बात की इजाजत देता है, कहना भी चाहिए। देश में पिछले कुछ महीनों से देश के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसाओं का मामला सामने आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? कहां मिसाल दिए तो बोल सकता हूं, कोई एग्जाम्पल दिए। जैसे कि अभी रिसेंटली जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद अलग अलग इलाकों में दंगे देखे गए, प्रयागराज में कल जिस तरीके से माहौल हुआ, अलग अलग यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में। तो देखिए, बहुत से जगहों पर पीसफुल रहा, बहुत से जगहों पर हिंसा हुई। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम तो जो पहले ही कह रहे हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ना कोई हिंसा करे, ना पुलिस भी कानून को अपने हाथ में ले, किसी को भी कुछ करने की जरूरत। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कल रांची में पुलिस की फायरिंग से 2 लोगों की मौत भी हो गई। ये सब चीजें हैं और ये नहीं होनी चाहिए। आपने भी बात करी कि कानून का काम करेगा। नुपुर शर्मा ने भी माफी मांग ली है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे लघुमती समाज और मुस्लिम समाज को खास कर? देखिए, उनकी माफी का अगर आप लफ्ज देखेंगे, इफ आई हैव, अंग्रेजी का लफ्ज इफ इस्तेमाल हुआ है, तो वो हम तो ये मैं जब उनका वो इंग्लिश न्यूज चैनल पर जब उनका वो अनाप शनाप उन्होंने कहा,
उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन हमने हैदराबाद में जाकर पूरे जिम्मेदारों को लेकर हमने कंप्लेन दी और एफआईआर दर्ज हुआ। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी को और भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को 10 दिन लगे। वो पहले आप एक्शन ले लेते, आप पहले ही कर देते बात को, और वो माफी नहीं चाहिए। कानून का उल्लंघन आप कर देते हैं। अगर आप बोलेंगे ये ऐसा नहीं है ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। ओवैसी जी, देश में गुजरात मॉडल की बात होती है। आप भी काफी दिनों से गुजरात के दौरे पे, आपने बहुत सारी जगह पे जाहिर सभा भी की है। गुजरात में क्या मुस्लिमों की क्या स्थिति है, क्या अभी माहौल बन रहा है गुजरात में? तो अब आप और हम चलते हैं मुस्लिम महलों में, आप आ जाइए, आप खुद देख लीजिए, आप बताइए कि क्या क्या हो रहा है। ओवैसी साहब, अभी नहीं, आप गुजरात में रहे हो, आपने क्या अभी माहौल देखा है? देखिए, माहौल क्या है, उस माहौल को और अच्छा करने के लिए मारे, उस माहौल में जो खराबियां उसको दूर करने के लिए मारे। उस माहौल में अगर कोई ये कहता है कि नहीं हमारे को हमारी आवाज की जरूरत है, हम बोल रहे हैं कि ठीक है, हम उस वैक्यूम को हम पूरा करेंगे। कोई अगर ये कहता है कि भाई जो दलित समाज के इलाके हैं, मुस्लिम समाज के इलाके हैं, या कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां डेवलपमेंट होना है, बोलते हम कराएंगे डेवलपमेंट। आप ये हमको दिख रहा है, एजुकेशन के मामले में हमको दिख रहा है, हेल्थ के मामले में आप लोग गवाह हैं कोविड के दौरान क्या हुआ था। पहले तो कहा गया कि कोविड में बहुत अच्छा काम किया रूपानी साहब, फिर जब उनको हटा दिया गया तो आप ही के जरिए वो एक सोर्सेस से हमको बताया कि वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे कई चीजें, मुद्दे हैं जिसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ओवैसी साहब, आने वाले चुनाव में गुजरात के आप कितने विधायक खड़े रखेंगे? हम पूरी मेहनत और ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीट पर लड़ेंगे ये भी बहुत जल्दी होगा बताना। मुझे यकीन है कि साबिर भाई साहब इस पर अच्छा फैसला करेंगे, वो आपको बताएंगे चुनाव। मोदी के गुजरात मॉडल के सामने आपकी पार्टी टिक पाएगी? क्या है मॉडल जो नहीं टिक पाने का मामला है, वो तो कांग्रेसियों से पूछिए ना। 14 उनके भाग गए, क्यों भागे भाई? वो तो खुद चले गए छोड़कर। हम वो मॉडल, उस मॉडल पर काम नहीं करते हम लोग। आपने कच्छ में एंट्री मारी है लघुमती समाज के तौर पे, लघुमती समाज को क्या मुनाफा देंगे आप? हम उनको बराबरी का मुकाम देंगे। नहीं, समाज की तौर पे। नहीं, समाज पे बराबरी का मुकाम देंगे। अच्छा, कच्छ में किस वजह से आए हैं? किस उद्देश्य से आए हैं कच्छ में आप? किस वजह से आए हैं? क्या उद्देश्य, लक्ष्य? पार्टी की मजबूती के लिए आए हैं। विधानसभा का चुनाव यहाँ से कोई खड़ा करेंगे उम्मीदवार? अरे क्यों नहीं खड़ा करेंगे, बिल्कुल खड़ा करेंगे। ऐसा कौन सा चेहरा? अरे बहुत से चेहरे हैं, अगर आप तैयार हैं तो आपको भी लेने तैयार है। असद साहब, आपके अगेंस्ट जो हैं वो लोग बोल रहे हैं कि जब चुनाव आया इसलिए असद साहब गुजरात में, खास करके कच्छ सबसे बड़ा प्रदेश है। देखिए, ऐसा नहीं है। जब अहमदाबाद, गोधरा, मोडासा, भरूच में और दूसरे मुख्तलिफ मुकामात पर जब म्युनिसिपल लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे थे तो हम लोग बिल्कुल 15-20 दिन की मेहनत में उधर इलेक्शन लड़े और अहमदाबाद में हमको कामयाबी मिली। वहां की जनता ने हमारा साथ दिया, अल्लाह ने करम किया। तो हम जब से तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। साबिर भाई दिन रात उनका पूरे हमारे जमात के पार्टी के मेंबर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जस्तजू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया हम आ गए, जमीन पर काम कर रहे हैं, हमारा प्रेजेंस है जमीन के ऊपर और चुनाव हम लड़ेंगे जरूर। ओवैसी साहब, आपने सुना ही होगा कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वो तो बात आपने सुनी होगी, लेकिन आपने कच्छ तो नहीं देखा है, लेकिन कच्छ की कौन सी समस्या है आपके जो यहाँ के लीडर आपको बताइए? मैं पहली मर्तबा कच्छ को आया हूँ, वही बोल रहा हूँ। सुनिए, मैं इसीलिए सबसे बात करने समझने के लिए आया हूँ और जब मुझे और उसका इल्म हो जाएगा तो कल सभा में बोलूंगा। ओवैसी जी, खास करके तेलंगाना में टीआरएस के साथ आपका गठबंधन, राज्यसभा में गठबंधन नहीं है। जैसे आपने गठबंधन नहीं है, गठबंधन नहीं है, कोई गठबंधन। जैसे आपने महाआघाड़ी को अभी राज्यसभा में भी इमरान प्रतापगढ़ी को जो वोटिंग किया, तो मतलब पॉलिटिकल एजेंडा
जहां पर फायदा है वहां पर हम जाएंगे, जहां नहीं फायदा है वहां नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, फायदा तो हर कोई वो करता ना भाई। आप भी काम कर रहे हैं तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं ना, कोई एनजीओ तो के लिए नहीं कर रहे हैं आप तो। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल था, हमने 4 मेंबर की कमेटी बनाई जिसमें हमारे 2 विधायक, हमारे सांसद इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट, उन्होंने बैठकर वहां बातचीत की और एक फैसला लिया। और वो फैसला ये था कि हमारे वो दोनों विधायक के कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट का इशू था। हमने उस सरकार से कहा कि आप मुसलमानों को आरक्षण दीजिए, जो मराठों की आप बात कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि महाराष्ट्र में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें एक माइनॉरिटी मेंबर बनाया जाए। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज पर इंक्रोचमेंट है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज है। ये सब बातों की हमने बात की। हमने ये भी कहा कि हम आइडियोलॉजिकली इन तमाम से मुख्तलिफ हैं, हमारी लड़ाई इनसे चलती रहेगी। और 5वीं बात हमने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हमने हमारे दोनों विधायक ने उनको वोट दिया। ये 5-6 चीजों को हमने जनता के सामने रखा भी खोलकर, ऐसा कुछ छुपी बात नहीं है, इसको रख कर दिया। ये चीज है सर। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर आपका क्या स्टैंड है? जिस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया चल रही है, आपका एक स्टेटमेंट भी आया था कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को कहा कि 7-11 जो ऑर्डर है उसको पहली सुनवाई की जाए। वो सुनवाई हो रही है और वो सुनवाई होनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि भारत की संसद में 1991 के एक्ट को हमने पास किया, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर थी वो मंदिर रहेगी, जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो गिरजाघर था, गुरुद्वारा था, ये हमारे बौद्ध समाज के लोगों का जो भी मजहबी इबादत है वो रहेगी। उस कानून को मानने की जरूरत है बस। और बीजेपी ऐसा बोलते हैं कि आपकी पार्टी खड़ी होती है, उसके वजह से नॉन बीजेपी वोट हैं वो टूट जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है। इसके बारे में आपको क्या राय है? इसीलिए हार्दिक पटेल साबिर भाई से मिलकर गुलाब जामुन खा के भाजपा में चला गया। इसीलिए कांग्रेस के 13 एमएलए साबिर भाई के पास बैठकर चाय पी कर गए। ये सब गलत बातें हैं। अब नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा बोल तो मैं क्या करूंगा उसका। नहीं, एक और बीजेपी के वोटर्स हैं, दूसरी और एंटी बीजेपी वोटर्स हैं, तो जो दूसरी पार्टी खड़ी होती है आपकी सिर्फ नहीं, उसकी वजह से नॉन बीजेपी वोट टूट जाते हैं अब और बीजेपी जीत जाती है। भाई ने अभी सवाल किया था महाराष्ट्र का, क्या हुआ उसमें, क्या बोलेंगे, डील हो गई बोलेंगे क्या? वो तो राज्यसभा थी। देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम चुनाव लड़ेंगे, अपने जीतने के लिए लड़ेंगे ना। अब कोई अगर बोलेगा नहीं तुम्हारे खड़े होने से ऐसा हो रहा है, तो भाई 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े थे। हैदराबाद, जहां की आवाम का शुक्रगुजार हूं, अल्लाह के फजल से हमने भाजपा को हराया। औरंगाबाद, जहां पर 21 साल से शिवसेना का एमपी था, वहां की औरंगाबाद की जनता को सलाम, हमने शिवसेना के सिटिंग एमपी को शिकस्त दी, उनको हारना पड़ा। तीसरा हमने किशनगंज लड़े, वहां पर 3 लाख वोट मिले हमको। अख्तर उलेमा हमारे जो अभी विधायक है, सदर है, 3,25,000 जेडीयू को मिले, 3,50,000 कांग्रेस के मौजूदा सांसद को मिले। और दूसरी जगह कहीं लड़े ही नहीं हम, तो कैसे जीत गई भाजपा फिर? तो ये जब हम लड़ते हैं वहां की बात है। नहीं, 3 तो बता दिया ना आपको। अब गुजरात कभी नहीं लड़े, कितने 27 साल हो गए, 27 साल से भाजपा जीत रही है। कौन अब मैं पलटा के इल्जाम लगाऊं कि तुम जिता रहे? गलत है ना बात। ये तो हमारा पॉलिटिकल पार्टी है, हम लड़ेंगे। अच्छा, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो सारे विपक्ष एक हो जाते थे, उसमें भाजपा भी है। अब भाजपा सत्ता पे है तो कांग्रेस समेत सारे विपक्ष एक हो जाते हैं, मतलब विचारधारा का कोई है ही नहीं है। तो ये कांग्रेस को पूछना चाहिए। ओवैसी जी, खास करके नुपुर शर्मा का जो विवाद है, उसके बाद आपने अभी भी कहा कि कानून का काम करेगा। नुपुर शर्मा के विवाद जो निवेदन के बाद जो कल घटनाएं देश में घटित हुई, कहीं पर शांति से विरोध। देखिए, नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? देश के कानून के लिहाज से उनको अरेस्ट करना चाहिए।
क्लियर कट उनको अरेस्ट करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन नहीं, ये है नहीं, कि नमाज के बाद ये नहीं, घटना नहीं, वो सुनिए, देश के अंदर सुनिए। बनी, आप क्या कहना नहीं, चाहिए नहीं, उचित? मैं ये कह रहा हूं कि इतने दिन से उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? वही बात क्यों है, क्यों आप- नहीं, मेरे को सवाल जवाब मैं कहने जा रहा हूं ना, बैठा हूं आपके सामने। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता उनको? अरेस्ट करिए उनको, उन पर भी कानूनी कार्रवाई करिए। कौन रोक रहा है आपको? क्यों नहीं करना चाह रहे आप? क्या भाजपा समझ रही है कि सस्पेंशन से मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा हल ये। जब आप उनको मानते हैं कि उन्होंने आपके पार्टी की पॉलिसी जो उनका जो सस्पेंशन का लेटर आप पढ़ेंगे, उन्होंने अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया। हम भाजपा को पूछ रहे हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा फिर? उसका क्या होगा? आप एक्शन लीजिए, उनको अरेस्ट करवाइए देश के कानून के लिहाज से। ये जरूरी है ना। अब उस पर बोलना नहीं चाहते कोई। ये भी इस पर हमारा डिमांड ये है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून के लिहाज से उन पर एक्शन होना चाहिए। बीजेपी सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है, क्या मानते हैं आप? बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, आप मानते हैं क्या? आप मानते हैं क्या? क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? केंद्र में जब से उनकी सरकार आई है, हाँ। उनके बाद से जिस तरीके से देश में सांप्रदायिक माहौल हो चुका है, हाँ, ठीक है, AIMIM आपकी पार्टी इस तरीके से आपका काफी बार विरोध दर्ज करती आई है इस बारे में, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कोई ठोस नहीं आया है कि सांप्रदायिक हिंसा देश में रोकी जा सके, क्योंकि दिन ब दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हाँ, है। बिल्कुल हो रही है। मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी, मगर 2014 के बाद बढ़ गई बहुत। ये बात फैक्ट है, डेटा है इसका, कोई डिनाई नहीं कर सकता। सेडेशन के कानून का इस्तेमाल पहले भी होता था, मगर 2014 के बाद बहुत ज्यादा हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया। जितने लोग जेल में, उनको बेल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को, लोअर कोर्ट में जाने को कहा। बिल्कुल सही। आप एक बात सुनिए, भाजपा में लोकसभा में एक भी अल्पसंख्यक समाज का MP नहीं है। अब तो राज्यसभा में 3 थे, एक भी नहीं है। क्या जवाब देंगे इसका? अब आप खुद बताइए। ये जो हिंसा हुई वो छोड़ दीजिए, आपको लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा हूं, इसका क्या जवाब देंगे? तो बोलेंगे नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये क्या बात है? ये डायलॉगबाजी कब तक चलेगी? आप जमीन पर दिखाइए कुछ। अच्छा, आप घर तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं भाई? किसी का घर बिजनेस, आप कौन होते तोड़ने वाले? अगर मुझ पर इल्जाम लगाया गया तो कोर्ट तय करेगा ना मेरे को सजा देना देना। अगर कोर्ट जब सजा देगा तो कोर्ट बोलेगा मेरा घर तोड़ दो। आप कौन होते तोड़ने वाले भाई किसी का घर? आप क्या चीफ जस्टिस हैं? आप अदालत हैं? भाई फिर कोर्ट की, जज की, पुलिस की जरूरत ही क्यों है जब आप खुद सब तय कर ले रहे हैं? ये क्या मैसेज दे रहे हैं भाई? संविधान के तहत चलेगा ना, रूल ऑफ लॉ के तहत चलेगा। आप सत्ता में हैं, आप सरकार हैं, आपको तो और अच्छी मिसाल कायम करने की जरूरत है। आप बुलडोजर लगाते, बुलडोजर से देश का कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होगा, रूल ऑफ लॉ कमजोर होगा। ओवैसी जी, इलेक्शन नजदीक आता है तभी ही ऐसी टिप्पणियां बाहर आती हैं, और जो भी टिप्पणियां करते हैं वो और उसके ऑपोजिट दोनों वोटर्स का फायदा उठाती है। आप क्या कहते हैं? कौन सी टिप्पणी करते हैं? जैसे इलेक्शन नजदीक आता है ऐसी टिप्पणियां बाहर आती है, अभी जो आई है नुपुर शर्मा की। नहीं, इससे कौन सा इलेक्शन अभी है बताइए मेरे को आप। आने वाला है आगे। अरे भाई आने वाला है, अभी तो कुछ तो नहीं है ना। आगे समय में नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है ना मेरे भाई। 6 महीने के बाद है। तो अभी से अब वो क्या, अगर आपकी बात तो मान लेता हूं, चलो, तो फिर यकीनन भाजपा ने उनसे कहा कि बोलो। मैं बोलता हूं कि बोलो, उनको बोला गया बोलने के लिए, क्योंकि वो दो मरतबा बोले, सिर्फ टाइम्स नाउ पे नहीं बोले। कहा है वो ये चैनल अभी देखा किसको, न्यूज 24 में बैठ के बोला उन्होंने 2 दिन पहले, फिर टाइम्स नाउ पे बोला, वही अनाप शनाप बके। देखिए, भाजपा अगर सीरियस होती तो पहले ही उनको बोलती, मगर आपने 10 दिन के बाद बोला। और मेरे को अफसोस और गुस्सा इस बात का है कि हमारा, देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो देश के हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं। मेरा उनसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होगा और रहेगा जिंदगी भर, मगर मेरा प्रधानमंत्री तो है ना। अगर वो मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी पीड़ा को नहीं समझ रहे,
वो कोई दूसरे कंट्री, फॉरेन कंट्री में आवाज उठी तो वहां क्या करते? भाई मैं घर का आदमी हूं ना, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आप एक्शन लीजिए, आप मेरा भाषण सुनो भिवंडी का, मैं उसमें रिक्वेस्ट किया आप प्लीज एक्शन लीजिए उसके ऊपर। उनके वो अनाप शनाप बकने के 2-3 दिन के बाद मेरा भाषण हुआ भिवंडी में, आप नहीं सुने। आप कोई फॉरेन कंट्री बोलता है तो फौरन हरकत में आ जाते। ये गलत है ना। ये इम्तियाज जलील ने नूपुर को फांसी की सजा की इम्तियाज जलील के स्टेटमेंट के ऊपर हमने पार्टी की तरफ से ट्वीट किया और मैंने शुरुआत में भी ये बात कही कि देश का कानून के तहत नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए और देश के कानून के तहत कोर्ट उनको सजा देनी चाहिए। ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, जो इम्तियाज जलील साहब की बात से मुख्तलिफ है, और जो पार्टी का स्टैंड है वो सबको मानना पड़ेगा। यह पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। सर, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के हालात है, जिस प्रकार से फिर से हिंदुओं की हत्या हो रही है, उस पर आपका कोई बयान नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? अरे मेरे भाई ऐसा मत बोलो, ANI ने आकर लिया मुझसे। ANI तो आपको देता है ना फीड पूरा, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? देश के प्रधानमंत्री का बयान नहीं आता कश्मीरी पंडितों को जो मारा जा रहा है। वो कश्मीरी पंडित, उनकी पिक्चर बनाकर प्रधानमंत्री ने प्रमोट कर दिया, मगर वो कश्मीरी पंडित पीट रहा है ना वहां पर, उसको गोली मार दी जा रही है। उनके इलाकों को रात में बंद कर दिया जाता है कि तुम वो निकलना चाहते, जम्मू जाना चाहते, आप रोक दे रहे हो उनको। कश्मीरी पंडितों को सरकार उनको इलेक्ट्रोल इशू के तौर पर देखती है, उनको इंसान के तौर पर देखने की जरूरत है कश्मीरी पंडित को। और कश्मीर मुकम्मल नहीं है बगैर कश्मीरी पंडितों के। उनको वहां पर पूरा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। भाई ये आतंकवादी आकर अगर गोली मार रहे हैं तो सरकार उनको रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही है? ये इनकी नाकामी है। मैं मानता हूं कि पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, आप रोको ना उनको। कैसा कोई दिन दाड़े जाकर एक टीचर को मार देता है स्कूल में, बताइए आप? कैसा कोई दिन दाड़े जाकर एक बैंक के मैनेजर को गोली मार देता है? सरकार ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन, जब 500 की नोट गए तो रुक गया, आतंकवाद बंद हो गया। फिर आपने 370 निकाला तो आपने कहा खत्म हो गया आतंक। कहां खत्म हुआ? आप देखते नहीं ना, आप सिर्फ स्लोगन, हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं आप लोग, सिर्फ भी भाजपा वाले। हेडलाइन मैनेजमेंट से जमीन पे क्या हो रहा बताइए आप? आज कश्मीरी पंडित छोड़ के चले जा रहे जम्मू को, आप उनको रोकिए ना उनको। और कैसे रोकेंगे? जब आप उनको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, जब आप ये हत्याओं को रोकेंगे, जब आप उनको वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप वहां के वैली के पॉलिटिशियन को कुछ ताकत देंगे बोलने के लिए, लीवर देंगे। आप कुछ नहीं करते। नहीं, इतने टूरिस्ट आ गए, इतने टूरिस्ट, अरे भाई टूरिस्ट आ गए तो फिर हत्या क्यों हो रही है? आप देखते हर बार भाजपा इतने टूरिस्ट आए, अरे भाई टूरिस्ट आए तो फिर वो हत्या क्यों हो रही है? अब वहां की मस्जिद को क्यों बंद करके रख दिए? वहां के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाजत क्यों नहीं देते? और फिर ऊपर से आपने जो डिलिमिटेशन कमीशन में जो विधानसभा की सीटों को तोड़कर बनाया आपने, वो भी एक तकलीफ का बाइस बन रहा है वहां पर। ओवैसी जी, गुजरात में नेक्स्ट जो इलेक्शन 2022, आपकी पार्टी की ओर से कितने कैंडिडेट आपने अभी तक, मतलब कितने खड़े रखने? वो क्यों बोलूं आपको मैं? नहीं, पब्लिक पूछ रही है, मतलब आपका कि आपने अभी गुजरात का दौरा उसका ऑफिशियल जवाब ये है कि अभी हम लोग पूरे गुजरात में मैं खुद फिर रहा हूं और मुझसे ज्यादा मेहनत साबिर भाई और मेरे पार्टी के मेंबर्स कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो सिर्फ आटे में नमक का काम कर रहा हूं, ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूं। और जब चुनाव करीब आएगा आपको बताएंगे, बहुत जल्दी। अभी इसी से लगता प्रश्न है कि जो क्वेश्चन है, जो आपके गुजरात के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने रेजिग्नेशन दे दिया कार्यकर्ताओं के साथ, और ये आक्षेप किया साबिर भाई के ऊपर कि ये बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। तो मतलब ये क्या ऐसा है ना, वो जब इफ्तार की दावत में अहमदाबाद को आए थे तो मुश्ताक के
फार्म हाउस पे इफ्तार की दावत की, हम दोनों एक टेबल बैठ के खजूर खाए, समझे ना। अब उनको कहीं गुलाब जामुन मिल गया तो मैं क्या करूं, मैं तो खजूर ही खिला सकता हूं। नहीं, सुनिए, जब तक थे तो अच्छे थे, और जब छोड़ दिए तो आप उंगली उठा रहे हैं साबर भाई पे, क्या गलत बात है ना। आपको मैं बोल रहा हूं, आपको पसंद नहीं आ जाइए, मगर इल्जाम लगा रहे, क्या इल्जाम लगा रहे बताइए। हम फिर पूरा विधान लोकल बॉडी के इलेक्शन में मेहनत की सब लोग, हम लोग, आप साबर भाई पे इल्जाम लगा रहे हैं। उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि तुम, उसको स्टोन आ गया था, इंजेक्शन लेकर मेरे साथ फिरता था साबर भाई, जब नहीं बोलना चाहिए बात ये। 10 मिनट गाड़ी में बैठ न सकते थे साबर भाई, मगर उसके बावजूद भी लगा हुआ है आदमी, काम पे लगा हुआ है। ये गलत है, ये बिल्कुल उनका इल्जाम बेबुनियाद है, झूठ पर मुबन्नी है, और इस तरह की बात उनको, भाई आप छोड़ के जाओ। मगर जब आप जिसके साथ दिन रात आप देख रहे कि तकलीफ उठा रहा है, सब लोग साथ में तकलीफ उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। भाई 15 दिन की मेहनत में हमने 6 कॉर्पोरेटर अहमदाबाद में जीते, 7 जीते, 9 हम लोग गोडासा में जीते, गोधरा में कैसे जीतते बताइए, कैसे जीते। ये तो इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ये गलत है उनकी बात बिल्कुल। सर, आपने कांग्रेस के बारे में तो कहा, आप पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, कांग्रेस के बारे में तो आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एडजस्ट कर लेती है, आप पार्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? ये छोटी बीजेपी है। अभी सर, गुजरात में 182 सीटें, जिसमें भाजपा तो टिकट नहीं देती मुस्लिम को, लेकिन कांग्रेस ने 3 विधायक कांग्रेस के मुस्लिम है। आपको नहीं लगता आपके आने से कहीं वो 3 डिवाइड हो जाए मत? ये क्या बात है भाई, ये क्या बात है? 3 विधायक है मुस्लिम। अरे 12 छोड़ के भाग गए तो मेरे से पूछ के भागे क्या? अरे छोड़ दीजिए ना, उनकी पार्टी में कोई तैयारी नहीं है बैठने को, वो अपोजिशन का रोल अदा ही नहीं कर पा रहे हैं। आप 3 की क्यों बात कर रहे हैं? उनके पास जो 12 बजे, कितने बाकी हैं उनके पास? 60 बज गए। नहीं भाई, जितने अभी बचे हुए हैं आप देखो और भाग जाएंगे। लाइन लगी हुई, मैं सुना अभी, मेरे को सुबह बता रहे थे आपकी मीडिया के लोग जाने तैयार है भाजपा में पूरे के पूरे। ये 3 की बात क्यों कर रहे हो? तो पूरे भागने तैयार है उनके पास से। लेकिन ये अपनी आवाज उठाते हैं। अरे क्या आवाज उठाते? कौन सी आवाज उठाते? अरे कौन सी आवाज उठाते बताइए आप, कौन सी आवाज उठाते बताओ, कहां आवाज उठाते? हम जब गए और आना पार्टी को शुरू किए, इनको पेट में दर्द शुरू हो गया, और फिर वही पुराना डायलॉग, वो मिले हुए। अब मिले हुए कौन किससे मिला हुआ है भाई साहब? अब तुमसे मिले हुए तो तुम अच्छे हो जाएंगे, नहीं मिले तो मिले हुए, तो गलत बात है। इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों का। ओवैसी साहब, जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो विदेश में भी जो देशों ने वो किया, माल सामान लेने का इनकार कर दिया है, उससे भारत की जो छवि है कितनी खराब हो रही है? नहीं देखिए, हमारा, मैं अभी फिर वही जवाब को दोहरा रहा हूं। मैं तो कहा है कि देश के प्रधानमंत्री अगर 10 दिन पहले हमारी बात को सुन लेते तो ये सब बातें होती नहीं थी ना, ये सब बात होती नहीं थी। आप हमारी बात को नहीं सुनते, विदेश के ममालिक को सुनते हैं, कंट्री को सुनते बात। भाई मैं भारत का नागरिक हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि सर इस पे एक्शन लो। आप ये गलत कहा उन्होंने, आप नहीं सुनते मेरी बात को, 10 दिन के बाद सुनते आप। अब तो उनकी धरपकड़ की बात है, उसकी वजह उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। नहीं, उनको देखिए, हैदराबाद में किसी ने उनकी सर की कीमत लगा दी, हमने पुलिस वहां पे एक्शन ली, वहां पर अरेस्ट किया उसको। हम हरगिज नहीं मानते कि कोई कानून अपने हाथ में ले। नुपुर शर्मा के ऊपर देश के कानून के तहत उनको गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, और देश के कानून के तहत उन पर एक्शन लेना चाहिए। और इससे बढ़कर कोई अगर बात कर रहा है तो मजलिस का पोजीशन नहीं, ऑफिशियल पोजीशन एमआईएम का ये है कि देश का जो कानून है उसके तहत नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जो कानून है उसके ऊपर कोर्ट फैसला करेगा, और कोर्ट फैसला जरूर करेगा। मगर भाजपा उनकी गिरफ्तारी भी नहीं करा रही है ना। ओवैसी जी, जैसे कच्छ के अंदर एक बार ऐसा टिप्पणी हुआ था, अभी उसके ऊपर केस भी दाखिल हुआ था, अरेस्ट भी हुआ था। अरेस्ट होने के बाद पुलिस स्टेशन के ऊपर सब मिलके पत्थरबाजी की थी, ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए आप क्या अपील करेंगे? अगर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपको पीसफुल रहकर अपना प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक राइट आपको हासिल है,
प्रोटेस्ट जरूर होना चाहिए। ये भारत के संविधान में आपको इजाजत दी गई है और प्रोटेस्ट जरूर होगा, होता रहेगा। आप जो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ओवैसी साहब कच्छ में आप आए हैं तो कच्छ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या विश्वास दिलाना चाहते अरे हैं? आप इतने सवाल कर लिए तो पूरा जवाब चलेगा, आप ही दिखा दीजिए। अभी लास्ट में ओवैसी जी कच्छ के लोगों की बात है। नहीं, मैं मेरी ये खुशकिस्मती है, मेरे लिए बहुत एजाज की ऑनर की बात है कि मैं इस तारीखी सरजमीन पर मुझे आने का मौका मिला और मैं कच्छ की जनता से वादा कर रहा हूं कि मैं बार बार आता रहूंगा। आपकी तकालीफ को, आपके मसाइल को हम लोग उसको हल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके जरिए से उनसे ये गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप एमआईएम पार्टी को भी एक मौका दीजिए, अपने दिल के कोने में एक हिस्सा एमआईएम पार्टी को दीजिए।